हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। एक ऐसा मुद्दा जो हर स्टूडेंट को, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसको समझना चाहिए। और आज का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है दोस्तों, वो है मिथ वर्सेस रियलिटी, यानी कि झूठ वर्सेस सच्चाई। यानी कि लगभग 90% से ज्यादा छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो इसके सच और झूठ को समझते ही नहीं है। वो एक्चुअली में भ्रम में बने रहते हैं। और वो कुछ बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, जो झूठ हैं, जो भ्रम हैं, उनको ही सच मानते रहते हैं। और जब तक इन सारी चीजों की सही जानकारी ना हो, तब तक हम आगे निकल नहीं सकते। आपको समझ लीजिएगा कि सफलता मिल नहीं सकती। तो मेरा आज का जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में डिस्कस करूं। देखिए, अब मैं ऐसा क्यों डिस्कस कर रहा हूं, किस तरीके से डिस्कस कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है मेरा अपना बैकग्राउंड। मैं ज्यादा किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, मैं अपने बारे में चर्चा करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर अपने बारे में आपको बता दूं तो आप मेरी बात को थोड़ा सा समझेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि मेरा नाम मनोज कुमार है। और मनोज कुमार यानी कि जिसने यूपी पीसीएस में सिलेक्शन लिया, 2009 में सिलेक्शन लिया, 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया। और मैं लगभग 17 साल से ज्यादा हो गया, 17+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर के, टीचिंग को लेकर के। तो सोचिए, एक अच्छा खासा लंबा अनुभव है मुझे, जिसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात को गहराई से समझें और समझ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर आपको सच नहीं पता, तो डेफिनेट सी बात है कि आपका सिलेक्शन आपसे उतना ही दूर है और मेहनत करते रह जाएंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी छात्रों को देखना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इस चीज को शेयर जरूर करना। ओके। और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं, दो चीजों पर, एक मिथ वर्सेस रियलिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें एक एक करके मैं सभी मुद्दों की चर्चा करूंगा कि मिथ क्या है, किस तरीके से हैं और किस तरीके से हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि स्टूडेंट अब बहुत बड़े सपने लेकर के आता है, माँ बाप को सपने दिखाता है, या माँ बाप उससे कहते हैं कि बेटा इसको करो, समाज में सम्मान होगा, देश में नाम होगा, कुछ अच्छी जिंदगी हो जाएगी, बहुत बढ़िया होगा। और उसमें बच्चा और उसके पेरेंट्स सभी लोग अपना बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, सब कुछ करते हैं और खूब पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, दिन रात मेहनत करते हैं, कठिन जिंदगी जीते हैं, खाना बनाते हैं, इधर से उधर परेशान रहते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ चलता है। लेकिन इतना सब करने के बाद में अगर रिजल्ट आपके हाथ में ना हो तो? और वो रिजल्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम बहुत सारी सच्चाइयों से अवगत नहीं होते। ठीक है ना? तो सबसे पहली जो बात है, जो आपके दिमाग में आती है, तो मैं उसकी चर्चा करता हूं। पहला एक कंसेप्ट है कि ये एग्जाम में अगर कहूं कि ये मिथ क्या है। मिथ ये कैसे कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट लोगों का एग्जाम है, इंटेलिजेंट लोगों का। यानी कि जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू लोग होते हैं, उनका एग्जाम है, वही इसको पास कर पाते हैं। जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या कोई भी है, वही इसको पास कर पाते हैं। ठीक ना? ये मान करके चलते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है दोस्तों? पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम आपकी इंटेलिजेंसी का नहीं है, ये आपके कंसिस्टेंसी और आपके डिसिप्लिन का एग्जाम है, आपके कंसेप्ट क्लियरेंस का एग्जाम है। यानी कि ये बात जो कही गई है कि इंटेलिजेंट लोग ही एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ये गलत है, ये गलत है। समझ लीजिएगा कि सच्चाई ये है कि इसे कोई भी पास कर सकता है, कोई भी पास कर सकता है, कोई भी, चाहे वो थर्ड डिवीजन वाला हो। और ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, कोई भी पास कर सकता है।
बस इसमें क्या चाहिए आपको, देखिए सबसे पहली चाहिए आपको सिलेबस की, जो इसका एग्जाम होना है उस सिलेबस की सही जानकारी हो। दूसरा आपको चाहिए कि उस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, तीसरा उसका एनालिटिकल अप्रोच, यानी कि उसकी विश्लेषण करने की क्षमता हो, वो किसी में भी हो सकती है, ठीक है ना। चौथी चाहिए कंसिस्टेंसी, आज पढ़ लिया और 2 दिन नहीं पढ़े ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी कि लगातार निरंतरता चाहिए, यानी कि डिसिप्लिन के साथ। अगर ये सारी चीजें हैं तो कोई भी व्यक्ति एग्जाम निकाल सकता है। तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आईएएस केवल इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एमबीए वाले बनेंगे, बड़े अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज वाले बनेंगे, इंटेलिजेंट लोग बनेंगे, तो बिल्कुल नहीं है। ये उन सब लोगों के लिए है जो ग्रेजुएट हैं, और सभी तरह के स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि एवरेज स्टूडेंट भी निकाल सकता है। इसमें करना क्या है, बस ये 3-4 चीजें रखनी है, यानी कि स्मार्ट वर्क करना है, रिवीजन करना है, और रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। ये समझ लेना। यहां पर ध्यान रखना, अगर ऐसा होता तो हर यूनिवर्सिटी का टॉपर आईएएस बन जाता, लेकिन क्या आपका कोई भी टॉपर ऐसा बना? कभी नहीं। मेरे साथ में ऐसा मैं वाकया बताता हूं। मैं अपनी क्लास में, जब मैंने 10+2 किया तो 10th क्लास में था, तो 10th क्लास में मैं सेकंड डिवीजन स्टूडेंट था अपनी पूरी क्लास में उस समय में। और मेरी क्लास में समझ नहीं ना, कई 2 लोग थे, विकास चोला और सुनील कुमार, जो उस समय के बोर्ड एग्जाम में टॉप 10 में थे, पूरे स्टेट में टॉप 10 में, और मैं उस क्लास में सेकंड डिवीजन। कंडीशन ये हुई कि हम लोग फिर बिछड़ गए, और मैं एक समय ऐसा आया जब मैं तैयारी करने लगा, तो एक दिन पता चला कि वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और जब तक वो तैयारी करने आए इंजीनियरिंग वगैरह करा करके, तो कंडीशन ये हुई कि मैं तब तक इंटरव्यू दे चुका था। उनको विश्वास नहीं हुआ कि मैंने इंटरव्यू दिया है। फिर उन्होंने कई साल मेहनत की, वहां पर प्री भी पास नहीं हुआ। तो यह जरूरी नहीं है कि जो उस समय के टॉपर हों वाग में जाकर के सारी चीजें करें। आज सोचिएगा, वो किसी एक प्राइवेट कंपनी में, इंजीनियरिंग कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है, और मैं यहां पर आप लोगों को पीसीएस पे सिलेक्शन लेकर के आपको पढ़ा रहा हूं। मैं जॉब छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बात तो दिमाग से हटा दीजिए। दूसरी घटना कि इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना है। बच्चे पूछते हैं कि कितने घंटे, तो लोग कहते हैं कि नहीं, कम से कम मान के चलिए तो लगभग 15 से लेकर के 18 घंटे बहुत पढ़ना है। ऐसा नहीं है, 15 से 18 घंटे पढ़ना यह गलत कंसेप्ट है। नो, हमें इसकी जगह पर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 6 से लेकर के 8 घंटे स्टडी करनी है, बस, ओनली। लेकिन ये स्टडी कैसी होनी चाहिए, फोकस्ड स्टडी, यानी कि ऐसा ना हो कि हम किताब खोल के बैठे रहें और उससे आपका काम हो जाए, नहीं। 6 से 8 घंटे, बाकी आप 5-6 घंटे सोइए, आराम 6 से 7 घंटे सोइए, 5 से 6 घंटे अपने अन्य काम कीजिए, और 6 से 8 घंटे टू द पॉइंट अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ध्यान रखना, इसमें आपको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए माय डियर। ध्यान रखना, यह है आपकी क्वांटिटी, ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या, क्वालिटी। यूपीएससी आपसे क्वालिटी चाहता है, ये रहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहता है, गुणवत्तापूर्ण कंसेप्ट चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। यानी कि यूपीएससी लगातार मेहनत चाहता है। इट्स अ मैराथन, नॉट द बैरियर रेस। ऐसा नहीं कि 100 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस है, या स्प्रिंट रेस है, ऐसा नहीं है। ये मैराथन है, जिसमें हम धीरे 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 अपनी एनर्जी को बचाते हुए लगातार रोज अपने रास्ते को कवर करने की कोशिश करेंगे, रेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अब इसके बाद तीसरी बात की हम बात करें तो और आ जाते हैं। तीसरी बात जो
आप लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें केवल इंग्लिश मीडियम वाले ही पास होते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों का ही एग्जाम होता है, ये हम मान के चलते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले ही पास हो रहे हैं। ये गलत अवधारणा है। यूपीएससी अगर इंग्लिश मीडियम वालों को ही पास करा रहा होता तो किसी भी अदर लैंग्वेज में एग्जाम नहीं कराता, किसी अदर लैंग्वेज में एग्जाम नहीं कराता। अब कहते हो कि इंग्लिश मीडियम वालों को एडवांटेज मिल जाता है, उनको करंट मिल जाता है, सारी चीजें मिल जाती है, पेपर भी इंग्लिश में बनता है, फिर ट्रांसलेटर होकर के हिंदी में या दूसरी लैंग्वेज में आता है। नहीं भाई, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन मीडियम से नहीं होता, यह गलत है। सिलेक्शन सोचिएगा, मैं आपको बता देता हूं सिलेक्शन किससे होता है। मीडियम कोई मायने नहीं रखती, सिलेक्शन होता है आपके कंटेंट से। अगर आप अपनी लैंग्वेज में कंटेंट को फोकस करते हो, अच्छा आंसर लिख करके आते हो, अच्छी बात लिख करके आते हो, अच्छे तरीके से लिख करके आते हो, एग्जामिनर आपको भर भर के नंबर देगा, भर भर के नंबर देगा। लेकिन लिख करके ही नहीं आओगे तो एक चीज बता दीजिए, एक सेकंड के लिए सोचना, क्या इंग्लिश मीडियम वाले सभी स्टूडेंट पास हो जाते हैं अगर इंग्लिश मीडियम से ही सिलेक्शन होता तो? बताइए, नहीं ना। तो दिमाग से हटा दीजिए कि इंग्लिश मीडियम वाले ही करते हैं, ऐसा नहीं है। आज के समय में कंटेंट की किसी भी लैंग्वेज में कोई कमी नहीं है, आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है, जिस लैंग्वेज में चाहोगे उस तरीके से अवेलेबल है। और आजकल तो देखिएगा, एआई का और आपके क्या कहते हैं, डिजिटल एरा का जमाना है, डिजिटल एरा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम का रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आ रहा है। इस साल भी सोचिए बहुत अच्छी रैंक आई, वरना 3rd रैंक पर किरण कौशल भी आई, 5th रैंक पर अजय कुमार आए, 19वीं रैंक पर तरुण राठी आया। ये सब हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं, आप में से भी हो सकता है, बस अच्छा लिखना है आपको। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, प्रिपरेशन बैरियर है, प्रेजेंटेशन बैरियर है। तो तीसरी आपकी बात ये हो गई। चौथी चीज और आ जाइए, चौथा मिथ क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, लोग स्टूडेंट ये मान के चलते हैं कि करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, यानी कि न्यूज़पेपर को पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में भी कहते हैं कि द हिंदू पढ़ लीजिए, बस उसी का सिलेक्शन होगा। द हिंदू पढ़ लीजिए, केवल उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। उसको रट्टा मार जाइए, सिलेक्शन हो जाएगा। यह गलत बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यह ध्यान रखना, ओके। क्योंकि यहां पर द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर हो, न्यूज़पेपर में एनालिसिस नहीं मिलता। ध्यान रखना, रियलिटी क्या है, रियलिटी यह है कि आपको फैक्ट नहीं चाहिए, फैक्ट के साथ आपको क्या चाहिए, एनालिसिस चाहिए, एनालिसिस चाहिए। और ये बताइए, न्यूज़पेपर आपको एनालिसिस देता है या फैक्ट देता है? बताइए, क्या देता है? फैक्ट। आपको इंफॉर्मेशन देगा, आज करंट में ये हुआ, आज भारत सरकार ने ये किया। जैसे मैंने एक न्यूज बताई कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या आपकी 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। क्यों किया है, उसमें एक लाइन दे रखी है कि वो भाई पेंडिंग केसेस हैं, उनको जल्द से जल्द निपटारा करना चाहते हैं। लेकिन क्या यूपीएससी इतना ही पूछेगा? अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसके और भी बहुत सारे डायमेंशन हैं जो न्यूज़पेपर में नहीं दिए। तो हमें न्यूज़पेपर फोकस नहीं करना है, न्यूज़पेपर से अगर हमको करना है तो कहीं से भी, किसी भी जगह से आप उस करंट के टॉपिक को उठाइए और करंट के टॉपिक को कहीं से तैयार कीजिए, किसी तरीके से तैयार कीजिए, किसी टीचर से, इंटरनेट से, या पर्सनल एनालिसिस करके उस पर फोकस करना है। ये रहा। तो केवल न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि हम उसके सारे के सारे कंटेंट को एनालाइज ना करें। तो सर अब ये कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सोचिए, द हिंदू के या बहुत सारे न्यूज़पेपर के कोई भी, कितने सारे टीचर हैं आपको कंटेंट निकाल के दे रहे हैं, उस कंटेंट को या उस टॉपिक को उठाइए। अब जैसे मैं ही हूं, मैं आप लोगों को डेली शाम को, रात को एक प्रोग्राम देता हूं, उसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर या द हिंदू के मोस्टली 5 से 7 टॉपिक में कवर करता हूं। वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि वो 5-7 न्यूज हैं।
अब उसी को आप मेंस के हिसाब से भी तैयार कर सकते हो, प्री के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें मैं जो आपको तैयार करके देता हूं, क्या वो न्यूज में दिया हुआ है? उसका बैकग्राउंड नहीं ना। क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, मैंने एनालाइज किया है, मैं उसके बैकग्राउंड में गया हूं, मैंने उसको बैकग्राउंड को सर्च करके फिर उस पर क्वेश्चन बना करके आपको प्रेजेंट किया है। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि द हिंदू पढ़ना पड़े या कोई न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े, नहीं, वहां से करंट की न्यूज उठाइए, ना हो तो मंथली मैगजीन उठा लीजिए भाई, बाकी किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा लीजिए और अपने से एनालाइज करिए। ये ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है करंट अफेयर, फैक्ट है नहीं, एनालिसिस चाहिए, और एनालिसिस जो कर लेगा वही सिलेक्शन लेगा, ये समझ लेना। ओके, अगला पांचवा फैक्ट की हम बात करें तो पांचवा मिथ क्या है? बहुत सारा कंटेंट, बहुत किताबें और बहुत सारे नोट्स, जितनी ज्यादा किताबें होंगी, जितने ज्यादा नोट्स होंगे, सिलेक्शन उतना ज्यादा होगा। बाहरी भरकम मोटी मोटी किताबें, सारी चीजें होंगी तो हमारा सिलेक्शन होगा, ये समझ लेना। ये मान के चलते हैं कि ये होगा, मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल नहीं करना है। नो, नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी किताबें, हमें एक सब्जेक्ट की एक कोर बुक चाहिए, कोर बुक, एक सब्जेक्ट की एक कोर बुक और एक सब्जेक्ट का एक नोट्स चाहिए। बाकी जो नोट्स हैं उनको हटा के फेंक दीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा किताबें, जितने ज्यादा नोट्स, उतना ज्यादा कंफ्यूजन। एक ही चीज को बार बार पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसको एनालाइज करिए। और यूपीएससी क्या चाहता है कि आप जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, उस पर गहराई से समझें, उसको समझने की कोशिश करें कि यह घटना क्यों हुई, कैसे हुई, किस तरीके से हुई, इसके पीछे क्या कारण थे। बस इस तरीके से आपको समझना है। एक चीज को जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा रिकॉल होगा, उतना ज्यादा बेहतर तरीका आपको आएगा। यानी कि ज्यादा नोट्स, ज्यादा किताबें, ज्यादा कंफ्यूजन, लिमिटेड रोज नोट्स, रिवीजन ज्यादा करना है। यानी कि इनका जो करना है वो क्या है? रिवीजन आपको ज्यादा करना है। नोट्स आपका अपना होना चाहिए, सेल्फ नोट्स होने चाहिए, किसी के नोट्स नहीं होने चाहिए। और मैं इसलिए अपनी क्लास में भी कहता हूं कि भैया नोट्स बनाओ, इसके अपना रजिस्टर मेंटेन करो और जहां से भी बेहतर मिले उसको अपने उसमें नोट्स को ऐड कर लीजिए। ओके, तो बहुत सारे नोट्स को हटाना है। ये रहा आपका छठा, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? तो ये पांच चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा एक चीज और भी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको और ध्यान सुन लीजिएगा कि हमें सब कुछ पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है सब कुछ पढ़ना है। छठा, सब कुछ पढ़ना, पढ़ना यानी कि 100% सिलेबस, 100% सिलेबस। ऐसा नहीं है, हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी है, सेलेक्टिव स्टडी। यानी कि एक बार हमें पूरा सिलेबस पढ़ लेना है, उसके बाद फोकस करना है सिलेबस सेलेक्टिव स्टडी पर। यह समझ लेना, ठीक है ना? ये ऐसा क्यों? देखिए यूपीएससी कहां से क्या पूछता है ये कोई पता नहीं है, और वो उसको समझने के लिए ऐसे टफ क्वेश्चंस के लिए, ऐसी टफ चीजों के लिए कितना पढ़ोगे, कहां तक जाओगे। यानी कि अपने सिलेबस का 60-70% ढंग से कवर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। यानी कि 60-70% इस सिलेबस को कवर कर जाइए, उस पर ग्रिप बना लीजिए, उस पर आंसर राइटिंग कर लीजिए, उसको बेहतर तरीके से याद कर लीजिए, उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करके आ जाइए, सिलेक्शन आपका निकल जाएगा। क्योंकि 100% तो यूपीएससी जो पूछता है वो आज तक किसी को नहीं पता। अगर ऐसा होता तो आपके जीएस के, सीसेट के सभी क्वेश्चन सभी के सही हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो इस साल का टॉपर है उससे भी पूछोगे तो पूछिएगा प्री का जो एग्जाम है उसके 100 क्वेश्चन सही थे, बोला नहीं, उसके 50, 55, 52, 54, 55, 56 क्वेश्चन सही होंगे, 60 से ऊपर नहीं होंगे उसके भी, क्योंकि 100% उसको भी नहीं आता जो यूपीएससी पूछता है। तो हम वो क्यों करना है? हमें 60-70% की ग्रिप बना के चलनी है, उतने पर फोकस करना है। उसकी भी एक अपनी एक टेक्निक है, वो भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और बता दूंगा क्या है कैसे है।
किस तरीके से है। एक लास्ट टॉपिक में और डिस्कस करूंगा इसमें, सातवां, कि बिना कोचिंग के सिलेक्शन संभव नहीं है। बिना कोचिंग के सिलेक्शन संभव नहीं है। ये भी कहते हैं कि भैया पहले तो सबसे पहले घर वालों से पैसा इकट्ठा करके कहीं से पैसा इकट्ठे कोचिंग में एडमिशन ले लो, इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको कहता हूं कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोचिंग में जितने बच्चे पढ़ते हैं सब पास हो जाते। ऐसा हो नहीं सकता। कोचिंग, ध्यान रखिएगा, जो कोचिंग है या मैं पढ़ाता हूं, मैं भी कह सकता हूं कि मैं सबको सिलेक्शन नहीं करा सकता। कोचिंग जो होती है वो आपको केवल गाइड करती है, गाइड आपको देती है, गाइड करती है, आपको डायरेक्शन देती है, आपको गलत करने से रोकती है, गलती से रोकती है, सिलेक्शन नहीं कराती। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो कोचिंग आपकी सहायक है, सहायक है, ये समझ लेना। इसका मतलब हो गया सिलेक्शन किससे होगा? सिलेक्शन दोस्तों होगा आपकी सेल्फ स्टडी से, सिलेक्शन होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस से, सिलेक्शन होगा सेल्फ स्टडी से। जब तक चाहे कोचिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, मैं कितना भी याद नहीं करा सकता, मैं सब कुछ आपको नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता, नोबडी। और हकीकत में सिलेक्शन के लिए सही गाइडेंस ही चाहिए, सही मार्गदर्शक चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों का कोच और मेंटर गाइड मैं बनूं, क्योंकि पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया। पढ़ाना होता तो यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में मैं आराम से जेआरएफ नेट क्वालिफाई करके आराम से टीचिंग कर रहा होता। मैं यहां पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको सही गाइडेंस देने आया, सही तरीका बताने आया हूं जिससे एग्जाम पास हो सकता है। ये है आपके कुछ मिथक और उसकी रियलिटीज। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको और भी बेहतरीन चीज बताऊंगा जिससे कि आप अपने सही डायरेक्शन पर चल सको। इस बात को दिमाग से सेट कर लीजिए और तैयारी पर लग जाइए। घबराइए नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल थर्ड डिवीजन स्टूडेंट है वो भी पास होगा, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो भी पास होगा, जो द हिंदू नहीं पढ़ पाता वो भी पास होगा, बशर्ते कि जो नियम बताए हैं, जो चीज मैंने बताई है उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप पास कर जाओगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।